सोचिए, आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं और अचानक रेफरी आके आपको आउट दे दे। अरे ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि उसने क्रिकेट की रूल बुक पढ़ ली है। मतलब वो कहेगा कि दोनों खेलों में एक गेंद होती है तो नियम भी सेम होने चाहिए। ये तो बहुत ही बेतुका लॉजिक है। बिल्कुल, लेकिन सोचिए अगर हमारी अदालतों में भी कुछ ऐसा ही हो जाए तो मतलब एक ही कानूनी शब्द के दो बिल्कुल अलग मतलब निकल आए और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हों। ये सच में हो सकता है और होता भी है। हाँ, और आम इंसान का सालों का समय इसी उलझन में बर्बाद हो जाता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के इसी जाल को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि कानून में एक शब्द का अर्थ स्थिति के हिसाब से कैसे पलट सकता है। और इसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही दिलचस्प फैसले भी हैं। बेहतरीन। तो सीपीसी की पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है? मैंने सुना है कि ये बहुत ही विशाल है। क्या ये पूरी किताब बस एक ही तरह के नियमों का पुलिंदा है? ऐसा सोचना एक बहुत आम गलती है। मैं इसे घर बनाने के उदाहरण से समझाती हूँ। इस कानून की एक बहुत मजबूत नींव है जिसे एक संहिता का मुख्य भाग कहते हैं। अच्छा, तो नींव में क्या होता है? इसमें 158 धाराएं हैं जिन्हें विधायिका ने बनाया है। इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। और इसके बाद आती है पहली अनुसूची जिसमें 51 आदेश और नियम है। तो नियम क्या करते हैं? नियम उस घर के इंटीरियर डिजाइन की तरह हैं। हर राज्य का हाई कोर्ट अपनी लोकल जरूरतों के हिसाब से इस इंटीरियर में थोड़े बदलाव कर सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि धारा 2(1) साफ तौर पर कहती है कि संहिता में नियम शामिल हैं। रुको, अगर नींव और इंटीरियर अलग अलग हैं, तो इन दोनों को मिलाकर एक ही कोड मानने का क्या फायदा है? इसका सीधा असर हमारे न्याय की निष्पक्षता पर पड़ता है। मतलब कौन सी अदालत कौन सा मामला सुनेगी ये उन 158 धाराओं से तय होता है। ठीक है। ही कोड मानने से पूरे भारत में न्याय की प्रक्रिया एक समान रहती है। अरे वाह, लेकिन अगर ये पूरा ढांचा एक ही कोड है तो मेरे दिमाग में एक पेचीदा सवाल आ रहा है। हाँ पूछिए। क्या इतनी मोटी किताब के पहले पन्ने पर लिखे किसी शब्द का मतलब 500वें पन्ने पर जाकर पूरी तरह बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। और यही तो कानून की असली बारीकी है। सच में? एक ही किताब में? हाँ, नाहल चंद लालू चंद मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी ही बहस छिड़ी थी। सीपीसी की धारा 2 की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है कि जब तक के विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो। संदर्भ में विरुद्ध, जिसे अंग्रेजी में रिपिग्नेंट कहते हैं, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि कानून कोई अंधी मशीन नहीं है। अगर किसी खास धारा का लक्ष्य या उसका कॉन्टेक्स्ट उस शब्द की मूल परिभाषा से टकराता है, मतलब उसके विरुद्ध जाता है। बिल्कुल, तो वहां उस शब्द का मतलब बदल दिया जाएगा। अदालत किसी भी शब्द के शाब्दिक अर्थ से ज्यादा उसके कॉन्टेक्स्ट को महत्व देती है। अगर कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ तय करता है तो फिर इन भारी भरकम कानूनी डिक्शनरीज का क्या काम है? क्या जज सीधा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं खोल सकते? डिक्शनरी पर पूरी तरह निर्भर रहना कानून में बहुत खतरनाक माना जाता है। अच्छा, वो क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने माहेश्वरी फिश सीड फार्म मामले में इसे बहुत अच्छे से समझाया था। वहां विवाद ये था कि क्या मछली पालन को कृषि माना जा सकता है। तो डिक्शनरी ने क्या कहा? अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो वो बस एक आम मतलब बता देगी। लेकिन अदालत ने कहा कि डिक्शनरी हमें ये नहीं बता सकती कि कानून बनाने वालों का असली इरादा क्या था। हाँ, ये बात तो है। डिक्शनरी के पास भावनाएं या इरादे तो होते नहीं, पर अगर डिक्शनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या हम किसी और कानून से उधार ले सकते हैं? सीजीटी बनाम गेट्टी चटियार मामले में कोर्ट ने इस उधार लेने की आदत को भी सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा। हाँ, कानून की दुनिया में एक सिद्धांत है जिसे पारी मटेरिया कहते हैं। पारी मटेरिया, मुझे इसे थोड़ा और समझने दीजिए। इसका मतलब है एक ही विषय पर। हाँ। जब तक दो अलग अलग कानून एक ही विषय पर न हो तब तक एक कानून के शब्द का मतलब दूसरे में लागू नहीं किया जा सकता। ओहो, मतलब अगर दो कानून पर्यावरण से जुड़े हैं तभी हम उनके शब्दों की परिभाषाएं आपस में बदल सकते हैं? बिल्कुल, केवल तब जब उन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक समान हो। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की कोई परिभाषा उठाकर प्रॉपर्टी लॉ में लगा देंगे तो पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। हाँ, ये तो वैसा ही है जैसे आप ट्रेन के भारी इंजन को एक छोटी कार में फिट करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही।
दोनों गाड़ियां तो हैं, लेकिन उनका दायरा और क्षमता बिल्कुल अलग है। तो आज की इस गहन चर्चा से मुझे एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है। कानून बस रटी रटाई परिभाषाओं का कोई सूखा समूह नहीं है। कोई शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, संदर्भ के बिना शब्दों को समझना आधी अधूरी तस्वीर देखने जैसा है। जो हमें एक बहुत ही गहरे विचार पे लाकर छोड़ता है। अगर देश की सबसे बड़ी अदालतें ये मानती हैं कि शब्दों का अर्थ उनके संदर्भ के बिना अधूरा है, तो क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन के कई विवाद केवल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम एक ही शब्द का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भों में कर रहे होते हैं? हाँ, हम शब्द तो सुनते हैं, लेकिन शायद कॉन्टेक्स्ट समझने में चूक जाते हैं। बिल्कुल, इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।